नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राकेश जैन। मैं हूं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैंने एमबीए किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और मैंने पीएचडी की फीडबैक मैनेजमेंट स्किल्स में। जैसे हम दूसरों से जानकारी लेते हैं, उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपना रोज़मर्रा का फैसले करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। और ये जो वीडियो है ये है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में। और मेरी इच्छा होगी कि आप इसको ध्यान से सुने अंत तक। ये वीडियो का पहला भाग है। उसके बाद दूसरा भाग होगा जिसमें कि आपको और ज़्यादा डिटेल इसके बारे में चलती रहेगी, बातचीत चलती रहेगी हमारी। मैं एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर हूँ, जो कि ऊर्जा प्रबंधन के बारे में जानकारी मिलती है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विद्युत मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे जो कि सर्टिफिकेट देती है आपकी तकनीकी जानकारी के आधार पे आपको एनर्जी मैनेजर का। और मैं एक भूतपूर्व जनरल मैनेजर हूँ, महाप्रबंधक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में, जो कि एक टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनियों में शुमार होती है। इनके पेट्रोल पंप्स वगैरह आप सब जगह देखते हैं। इसके अलावा मैं एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और इंजीनियर्स को पढ़ाता हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और फैक्ट्रियों में और वहाँ पे वर्कर्स वगैरह को भी पढ़ाता हूँ। इसके बारे में, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में और चीज़ों के बारे में मैं जानकारी देता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा आपने छोटा पहले वाला हिंदी का वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में बात की है। एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक बार दोबारा से बताता हूँ। मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं जहाँ पे 4 ट्यूबलाइट है और 4 लोग बैठ के काम कर रहे हैं। और उन चारों ने मिलकर सोचा कि अगर हम 4 में से 2 ट्यूबलाइट ऑन रखें और बाकी 2 बंद कर दें तो अच्छा रहेगा, काम चलता रहेगा हमारा। और वो 2 ट्यूबलाइट बंद कर देते हैं। अब वो अपना शांति से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर उनके विचार में आया, मन में विचार आया कि 2 से काम चल रहा है तो क्यों ना 1 से चलाने की कोशिश करें। और उन्होंने एक और ट्यूबलाइट बंद कर दी। लेकिन एक ट्यूबलाइट और बंद करने से क्या हुआ कि 4 में से 2 आदमियों को तो अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी 2 नहीं कर पा रहे। तो इससे क्या हुआ, उनका जो काम की क्षमता थी और जो उनकी क्वालिटी थी काम की, वो उसका असर पड़ा, बुरा असर पड़ा। तो इससे उनको ये पता चला कि ये एनर्जी बच तो गई, सेविंग तो हुई, बचत तो हुई, लेकिन उस बचत से नुकसान हुआ, काम सही नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, उतनी बचत करना जिससे कि काम खराब ना हो, क्वालिटी काम की खराब ना हो, गुणवत्ता खराब ना हो। और एनर्जी सेविंग का क्या है, मतलब बचत करनी है। अगर आप पूरे कमरे में अंधेरा करके बैठ जाओ, चारों के चारों ट्यूबलाइट बंद कर देते हो तो फिर तो सारी की सारी बिजली बच गई, लेकिन वो तो नहीं है। ऐसा तो नहीं करना है, क्योंकि काम तो चलता रहना चाहिए। तो ये सारी ये और इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने अपने पहले वीडियो में बताई हैं। और ये दूसरे वीडियो के पहले भाग में, पहले पार्ट में मैं आपको कुछ और इस टाइप की चीज़ें बताऊंगा। और एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो एक सिस्टम से चलने वाली चीज़ है। मतलब आपको एक तरीके से चलना पड़ेगा जिससे कि आप बिजली की बचत कर सकें, फैक्ट्रियों में, अपने प्लांटों में और बिल्डिंगों में, होटलों में और घरों में भी। इसके बारे में आपको आगे आने वाले टाइम में और चीज़ें बताऊंगा, पर उससे पहले हम एक चीज़ जान लें। एक चीज़ होते हैं एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट में क्या किया जाता है कि एक इंजीनियर्स की टीम होती है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स की। वो किसी फैक्ट्री में या बिल्डिंग में या होटल वगैरह में जाकर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ऊर्जा की फालतू खपत हो रही है, कहाँ वेस्टेज हो रही है, कहाँ इसका नुकसान हो रहा है फालतू का पैसे का। और उसके बाद उनके पास कुछ यंत्र होते हैं, उनसे वो नापते हैं। नापने के बाद में वो चेक करके, पूरा हिसाब चेक करके रिपोर्ट बना के देते हैं कंपनी के मैनेजमेंट को। और उसके आधार पे वो लोग अपना उसको, जो उनकी बताई हुई बातें हैं उनको असली में लाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसकी, उसमें जो बदलाव करने होते हैं करते हैं, और उसके आधार पे वो बिजली बचाते हैं। और ये करने के लिए वो पूरे प्लांट में घूमते हैं या पूरे होटल बिल्डिंग जहाँ पे भी वो जाते हैं एनर्जी ऑडिट करने के लिए, सब जगह घूमेंगे। घूम के सब कुछ अपने यंत्रों से नोट करेंगे और देखेंगे कि कहीं पे फ्यूल, यानी कि जो हमारा ऊर्जा के स्रोत है, बिजली और फ्यूल वगैरह, ये कहीं कहाँ कहाँ पे मतलब इनकी खपत फालतू हो रही है और कैसे उनको बचाया जा सकता है। और अभी हम छोटी छोटी कुछ ज़रूरी बातें दोबारा से जानते हैं। बिना ऊर्जा के हमारा काम नहीं चल सकता, चाहे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, हमारे घरों में चाहे ट्यूबलाइट पंखे चलते हों, चाहे हमारे एयर कंडीशनर चलते हों, चाहे हमारे रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह चलते हों, हमारे घरों के अंदर बिना बिजली के काम नहीं चलता है। और जो हमारी जो ये ज़रूरतें हैं, आप देख रहे होंगे पिछले 10 15 20 साल से, अगर 50 साल से आप मुकाबला करो तो देखते जाओगे कि धीरे धीरे ऊर्जा की खपत बढ़ती जा रही है। तो किसी भी देश की तरक्की के लिए ऊर्जा की खपत बढ़नी ज़रूरी है। लेकिन हमारे साथ एक समस्या ये है कि जो ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत जो हम बहुत साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो है कोयला, जिससे हम बिजली बनाते हैं, और
कच्चा तेल जो बाहर के देशों से ज़्यादातर मंगवाना पड़ता है। देश का करीब 3/4 हिस्से का जो कच्चा तेल है वो बाहर के देशों से आता है, और उस पे हमारे लाखों करोड़ रुपए हर साल खर्च होते हैं। और हमारा कोयला जो है वो आने वाले 200-250 साल के अंदर ख़त्म हो जाने वाला है हमारे देश में। इसके अलावा उसके अंदर राख बहुत ज़्यादा है, ऐश जिसको बोलते हैं, राख बहुत ज़्यादा है। राख ज़्यादा होने से उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती है, और तेल बाहर से आता है। तो इन दो चीज़ों की वजह से हमारा काफ़ी हमारी पोजीशन टाइट है, मतलब हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, और हमें ऊर्जा को संभाल के बचाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें जानने की ज़रूरत ये है कि हमारे देश में जो अमेरिका के अंदर अगर कोई आदमी बिजली का या ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, तो हम उसके मुकाबले में सिर्फ 4% इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई फैक्ट्री में या वैसे कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जापान के अंदर जितनी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है उससे करीब 4 गुना ज़्यादा इस्तेमाल हम कर रहे हैं। मतलब अगर वो वही काम करने के लिए 1 यूनिट बिजली की खपत करेंगे, तो हम वही काम करने के लिए 4 यूनिट बिजली की खपत करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि हमें ऊर्जा की बचत करनी बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए मैं आपसे ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये सभी लोगों के लिए है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई नॉन टेक्निकल है, चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई भी बैकग्राउंड हो, आप इस चीज़ को आराम से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल कहानी के तौर पे ये सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। फिर भी अगर आप चाहें तो मुझे ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो की डिटेल में दिया गया है aawise999@gmail.com। आप मेरे पास ईमेल भेज सकते हैं, मैं जैसे ही समय मिलता जाएगा मैं उसका जवाब धीरे धीरे करके देता जाऊँगा। हमारा पुराना सिस्टम एक इंडिया में जो चलता आया है वो रहा है कि कम इस्तेमाल करो। खाने के बारे में बोला जाता है कम खाओ, व्रत करने का सिस्टम, फास्ट करने का सिस्टम हमारे यहाँ था। लेकिन बाद में जो बाहर के देशों से हमने सीखा, जो उन्होंने हमारे देशों पे शासन किया इतने सालों तक, उनकी बोली हुई बातों में हम आ गए, और हमने उनकी बहुत सारी चीज़ें ले ली और अपनी जो पुराने जो चीज़ें थी जो छोड़ दी। लेकिन आप देखो कि अब जो रिसर्च मिली है, जिसके आधार पे नोबेल प्राइज़ भी मिला है कुछ वैज्ञानिकों को, उससे ये प्रूव होता है कि अगर आप थोड़ा व्रत रखते हो, हफ्ते में 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन में 1 दिन, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपके शरीर के लिए। इवन कैंसर जैसी बीमारियां भी हैं वो भी उससे कम हो जाती हैं। तो अब पूरी दुनिया को ये पता चल रहा है कि हमें कम ऊर्जा की खपत करनी चाहिए, कम खाना चाहिए, इन सब चीज़ों से हमें फ़ायदा होगा। अब ऊर्जा की कम खपत करने का क्या फ़ायदा है, मेन वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब हम ऊर्जा के जो मेन हमारे स्रोत हैं, बिजली और फ्यूल, यानी कि पेट्रोल, डीजल, फर्नेस ऑयल, भट्टी में जो तेल चलता है वो, उनके लिए क्या होता है कि जब उनको जलाया जाता है तो उससे धुआं जो निकलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो धरती के चारों तरफ फैल जाती है, और वो एक मोटी परत हमारे धरती के चारों तरफ बनाती है। उससे जो सूरज की एनर्जी आ रही होती है वो उस परत में से निकल के हमारे पास आती है। अब जब ये परत ज़्यादा मोटी होती चली जाएगी तो क्या होता है कि बाहर से गर्मी आ तो जाती है, लेकिन बाद में जब ये धरती रात के टाइम वापस उस हीट को छोड़ती है वातावरण में, तो अगर वो लेयर कम, मतलब वो जो परत है वो पतली होगी, तो ज़्यादा हीट बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर वो परत मोटी होगी तो उसमें से कम हीट बाहर जाएगी। तो उससे क्या होता है, हमारे धरती के आसपास का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो बढ़ता चला जा रहा है। और वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि सन 2035 तक आते आते पूरी धरती का तापमान जो एवरेज साधारण तरीके से देखा जाए तो एक जो तापमान है वो करीब 2 डिग्री बढ़ जाएगा। उससे समुद्र का पानी ऊपर आ जाएगा, किनारे पे, समुद्र के किनारे पे जो रहने वाले लोग हैं उनको वहाँ से जगह को छोड़ के आना पड़ेगा, और उनको ऊपर वाले इलाकों में जाकर रहना पड़ेगा। और जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पर जो फसलें वगैरह उगती थी वो सब पानी के अंदर, जगह डूब जाएगी तो कहाँ से कुछ उगेगा। इसके अलावा आसमान से पोल्यूशन वगैरह जो इन सब फॉसिल फ्यूल्स भी होते हैं जो ज़मीन से निकलते हैं, जैसे कोयला और कच्चा तेल, ये सब जो चीज़ें हैं इनके जलाने से जो हवा में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स बनते हैं, उनसे एसिड बनता है वातावरण में, और वो बारिश के अंदर हमारे ऊपर ही आके बरसता है। जो बारिश आती है वो अपने साथ तेजाब लेकर आती है, उसको एसिड रेन बोला जाता है, तेजाब की बारिश। और इसके अलावा हमारे धरती के ऊपर जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का एक कवर है, ऐसे हमारे धरती के ऊपर एक ओजोन का भी कवर है। ओजोन एक गैस है, उसका भी कवर है, लेकिन उस ओजोन के अंदर हमारे ये पोल्यूशन वगैरह सब करने की वजह से छेद हो गया है। उस छेद होने की वजह से ज़्यादा हमारे ऊपर सूरज की रोशनी आ रही है, जिससे कि कैंसर कुछ तरीके के पैदा होते हैं। अगर हम ये पोल्यूशन कम नहीं करेंगे, ऊर्जा की सही खपत नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में ये हालत हो जाएगी कि हमारे लिए इतनी समस्या हो जाएगी कि हमें इस धरती को छोड़ के किसी और ग्रह पे जाके बसना पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी दूसरे ग्रह पे भी जाके बसेंगे तो हम तो अब वही करने वाले हैं जो हम अभी यहाँ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम यही बुरी हालत कर देंगे। तो इसके लिए धरती को छोड़ के दूसरा ग्रह ढूंढने की जगह पे इसी ग्रह के ऊपर ढंग से रहना हमें सीखना है, यानी कि हमें सही तरीके से रहने की ज़रूरत है।
तो ये सब चीज़ों से आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ऊर्जा की खपत करनी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जो हम इंसानों की जो गतिविधियाँ हैं, जानवर तो ये सब नहीं कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, ना तो वो कारों में रह रहे हैं, ना वो एसी चला रहे हैं, ना वो फ्रिज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंसान ही कर रहे हैं। तो इंसानों की सारी करतूत है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, और इसकी वजह से हमें ऐसी हालत आ सकती है कि धरती को छोड़ के जाना पड़ेगा। साथ में अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, 2 डिग्री वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, तो उससे बहुत सारी नई बीमारियां पैदा होंगी। और जो बड़े बड़े तूफान आते हैं बाहर बाहर के देशों में, साइक्लोन, हरिकेन और इस टाइप के जो तूफान आते हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। बारिशें होने का तरीका बदल जाएगा। हमारे कुछ शास्त्रों में, पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आने वाले टाइम में बारिश ऐसी होगी कि किसान अपने खेत में अगर हल चला रहा होगा तो उसका बैल का एक सींग भीगेगा, दूसरा सींग नहीं भीगेगा, यानी कि इतनी कम कम बारिश होगी। और अब हम देख ही रहे हैं कि आज से 20-25 साल पहले जितनी बारिश होती थी उतनी बारिश अभी कम हो रही है। तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी होने वाली हैं अगर हम ऊर्जा का सही प्रबंधन नहीं करते। अगर इसके लिए हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने फैक्ट्रियों में, घरों में, जगह जगह पे ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। मैं बीच बीच में आपके घर के बारे में भी बताऊंगा और बीच बीच में फैक्ट्रीज के बारे में बताऊंगा, ताकि जानकारी सब लोग को जान सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि घरों और फैक्ट्रियों में इसकी बचत हो सकती है, इसकी खेती-बाड़ी में भी बहुत बचत हो सकती है। जो हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, उनमें भी बहुत सारी बचत हो सकती है, और इसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत साधारण भाषा में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आपके घर से। आपके घरों के अंदर आप देखिए अगर, तो आपके जो फ्रिज हैं या रेफ्रिजरेटर जिनको हम बोलते हैं, जिनके अंदर आप सामान ठंडा करने के लिए रखते हैं, उनके अंदर कम से कम 20 से 30% फालतू सामान पड़ा रहता है। अगर उस फालतू सामान को बाहर निकाल दिया जाए, जो चीज़ अलमारी में रख सकते हैं उसको अलमारी में रखो, जो चीज़ को फ्रिज में रखने की जरूरत है उसको फ्रिज में रखो, तो आप देखोगे कि आपकी ऊर्जा की खपत कम होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान आप रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में रखते हैं उतनी ज़्यादा वो ऊर्जा की खपत करते हैं। इसके अलावा जब आप फैक्ट्री में जब आप जाते हो अपनी मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर चलाते हुए, तो वहाँ पे आप पेट्रोल पंप पे देखते हो कि वहाँ पे आपके मान लीजिए टायर में हवा कम है, तो आप उसमें हवा डलवाते हो। अब अगर आप हवा डलवाते हो तो हवा डालने वाला जो लड़का है, वहाँ पे एक मशीन होती है, उसको हम कंप्रेसर बोलते हैं। कंप्रेसर क्या करता है, वातावरण में से हवा लेता है, उस हवा को दबाव डालता है, दबाव डाल के एक टैंक होता है, रिसीवर टैंक, जिसको कंप्रेसर के साथ लगा होता है, उसमें भर देता है, और वहाँ से वो जो हवा भरने वाला लड़का है वो आपके टायर के अंदर हवा भर देता है। तो इस टाइप की चीज़ों के अंदर अगर मान लीजिए ये पाया गया है कि अगर आपके टायर के अंदर हवा कम होगी तो उससे आपकी ज़्यादा पेट्रोल, डीजल जो आपका फ्यूल है वो ज़्यादा लगेगा। अभी ये कंप्रेसर के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो हमारी डिस्कशन है उसके अंदर हम इसके बारे में भी जानेंगे। और घर से बाहर निकलने से पहले एक छोटी सी चीज़ और हम जान लें। जब आप कुकिंग करते हैं तो आपके पास, चाहे तो आप कोयले पे खाना बना रहे हो, चाहे तो आप गैस पे खाना बना रहे हो, चाहे नेचुरल गैस पे, चाहे एलपीजी गैस पे, तो वो जो लपट नीचे से निकलती है, फ्लेम जो नीचे से निकलती है, उसमें से जो हीट आती है, अगर आप गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर ऐसा बर्तन रखेंगे जिसका पेंदा चौड़ा हो, यानी कि जो वाइड बॉटम बर्तन हो, तो जो हीट आ रही है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगी। क्योंकि जो छोटे पेंदे का बर्तन अगर होगा, मान लीजिए इतने पेंदे का बर्तन है, तो वो हीट साइडों में से बाहर निकल जाएगी, और अगर इतना चौड़ा बर्तन है तो कम हीट बाहर निकल पाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा हीट बर्तन में रहेगी। तो ये मैंने आपको बहुत छोटे छोटे साधारण चीज़ें बताई जो आपके घर के अंदर, अब आप देखिए आपके चारों तरफ जगह जगह पे फालतू बिजली की खपत हो रही होगी, फालतू वेस्टेज हो रही होगी। अब घर की बात हम बीच में एक बार फिर दोबारा करेंगे। अभी हम चलते हैं एक फैक्ट्री के अंदर। ये एक ऐसी फैक्ट्री थी जिसमें हम लोग एनर्जी ऑडिट करने के लिए गए थे, एक अपनी कंपनी की तरफ से। और इस कंपनी के मालिक जो थे, इनके पिताजी की किराने की दुकान थी गाँव के अंदर, और लेकिन उनका मन छोटा मोटा सामान बेचने में नहीं लगता था, वो कुछ बड़ा अच्छा काम करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने पिताजी से बोला, तो उन्होंने उनको कुछ पैसे दिए और वो अपना शहर, गांव छोड़ के शहर में आ गए। वहाँ पे आके उन्होंने एक फैक्ट्री की, फैक्ट्री में नौकरी की। उस फैक्ट्री के अंदर उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे ना स्क्रूज बनते थे। स्क्रू मीन्स पेच, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं। किसी भी चीज़ को टाइट करने के लिए हम स्क्रू इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे वो स्क्रू बन रहे थे, और वहाँ पे स्क्रू बनते बनते फैक्ट्री में काम करते करते उनके समझ में एक बात आई कि जो पेच बन रहे हैं, अगर इनके ऊपर एक स्टील की प्लेट होती, स्टील की प्लेटिंग होती, जो स्क्रू बन रहे थे वो तो लोहे के बन रहे थे उस वक्त, उसके ऊपर स्टील नहीं होता था, तो लोहे के जो स्क्रू होते थे वो जंग खा के थोड़ी देर में ख़राब हो जाएंगे। ये उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इसके ऊपर स्टील की प्लेटिंग हो, ताकि इनकी ज़्यादा ज़िंदगी हो, ज़्यादा देर तक वो स्क्रू काम कर सके। उन्होंने ये अपना आइडिया अपने फैक्ट्री के मालिक को बताया। ये करीब 40 साल पहले की बात है, लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने बहुत ज़्यादा उनकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला, नहीं मेरा काम बहुत चल रहा है, मेरा इतना अच्छा बिजनेस है, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, जो चल रहा है उसी को चलते रहने देते हैं।
तो इनके दिमाग में तो ये बात बैठ गई थी, तो इन्होंने एक फोरमैन को उस फैक्ट्री में से अपने साथ लिया और दोनों ने मिलकर एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्कशॉप बनाई, जहाँ पे क्या होता था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, एक छोटा सा एक 2 मीटर बाय 4 मीटर का समझ लिए एक लोहे का टैंक होगा, उसके अंदर प्लास्टिक की लाइनिंग होती है और उसके नीचे जो है उसके अंदर हम तेजाब और पानी का एक मिक्सचर बना के डालते हैं, जिसको इलेक्ट्रोलाइट डाला बोला जाता है। एक तरफ तो वो स्क्रू लगा दिए जाएंगे जिनके ऊपर हम स्टील को चिपकाना चाहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं। दूसरी तरफ स्टील के आइटम लटका दिए जाएंगे जहाँ से हम उस मेटल को उस पर लगाएंगे। तो जब हम उसमें बिजली देंगे, मैं आपको बहुत साधारण भाषा में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बता रहा हूँ कि जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, इस वाले पे और इस वाले पे बिजली दी जाती है, तो स्टील जो है धीरे धीरे जाके वहाँ पे स्क्रूज के ऊपर चिपकना शुरू हो जाएगा, उसके सरफेस के ऊपर। तो वो जो स्क्रू लोहे के स्क्रू देखने में नजर आ रहे थे वो स्टील के स्क्रू हो जाएंगे, और जो उनकी जंग लगता है, जो रस्टिंग होती है, वो तो ऊपर ऊपर से होती है, तो ऊपर स्टील लगा हुआ जिस पे जंग नहीं लगता, तो वो स्क्रू बहुत ज़्यादा देर तक चलेंगे। तो ये काम वहाँ पे हो रहा था, और साथ में ये काम करते हुए उन्होंने ये पाया कि अगर वहाँ पे कंप्रेसर लगाएं। अब मैं आपको फिर वही पेट्रोल पंप की याद दिलाता हूँ जहाँ पे कंप्रेसर होते हैं। कंप्रेसर क्या करता है, वातावरण में से हवा लेता है, एयर कंप्रेसर, और उसको प्रेशराइज करके और डाल देता है आपके इस्तेमाल के लिए हाई प्रेशर पे, ज़्यादा प्रेशर के ऊपर, ज़्यादा दबाव के ऊपर। तो वहाँ पे वो लोग छोटा सा उन्होंने कंप्रेसर भी लगाया था, क्योंकि उससे कंप्रेसर से जो इलेक्ट्रोलाइट होता था, जो तेजाब और पानी का जो मिक्सचर था, वो थोड़ा 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 हिलता रहता था। तो उन्होंने ऐसा किया, और ये सब करने से उनका बिजनेस बहुत अच्छा चला, काफ़ी अच्छा काम चल रहा था। धीरे धीरे उन्होंने वो स्क्रू बाहर से खरीदने की जगह खुद बनाने शुरू कर दिए, और इनका काम इतना अच्छा चल गया कि इन्होंने एक और नया वर्कशॉप बनाने की प्लानिंग की। वहाँ पे उन्होंने एक और नई वर्कशॉप बनानी थी। वहाँ के लिए उन्होंने जो पहले साइज़ के उनके जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे थे, वो पहले जो साइज़ का था उससे बड़े साइज़ का चुना। तो बड़े साइज़ का चुनने के बाद अब उसके लिए कंप्रेसर चाहिए था, तो उन्होंने उस कंपनी से बात की जिन्होंने उनको पुरानी फैक्ट्री में कंप्रेसर दिए थे। उस कंपनी ने बोला भी हाँ ठीक है, हम अपने इंजीनियर भेज देते हैं। उनका इंजीनियर आया, उसने जाकर देखा, तो उसने सिंपल से एक आइडिया लगाया, क्योंकि नया नया लड़का पढ़ के आया था, उसने ज़रा एनर्जी ऊर्जा की बचत के बारे में उसको ज़रा जानकारी नहीं। तो उसने ये देखा, ये बात जो पुराने वाला था, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला छोटा था, ये वाला बड़ा है, तो इसलिए जो वो कंप्रेसर का साइज़ है उससे बड़ा कंप्रेसर का साइज़ हमें लगा लेना चाहिए। तो इस चीज़ को देखते हुए उनके जो दिमाग में बात आई, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हम कंप्रेसर खरीद लेते हैं, और वो लड़के ने जो बोला था उस साइज़ का कंप्रेसर खरीद लिया। कंप्रेसर आया और उसमें लगा दिया गया। अब जब कंप्रेसर को लगा दिया गया था, तो वहाँ पे उनको एक चीज़ पता चली कि जो पानी धीरे धीरे पहले हिल रहा था, बहुत तेज़ी से हिल रहा था। तेज़ी से हिलने से इलेक्ट्रोप्लेटिंग खराब हो रही थी, तो बड़ी चिंता की बात होगी। अब वो होने की वजह से उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि हम इस आइडिया को इसको छोड़ देते हैं, क्या किया जाए क्या किया जाए। करते करते उनके दिमाग में ये विचार आया कि उन्होंने जो कंप्रेसर का हवा आ रही थी और वो जो टैंक में भर रही थी, उसके बाद वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ में जा रही थी, वहाँ पे उन्होंने एक छेद बना दिया। उस छेद से हवा बाहर जानी शुरू हो गई, और वो हवा जो है वो लीक कर रही थी, और वो मेरे पैर में लगी थी जब मैं उस फैक्ट्री में ऑडिट करते हुए घूम रहा था। शुरू शुरू में तो मैंने सोचा वहम है, लेकिन जब मैंने दोबारा वही हवा मेरे पैर पे लगी, तो मैं समझ गया कि यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है। तो ये फोरमैन के द्वारा मुझे सारी बात पता चली। अब मैंने उनको बताया कि अगर आपके यहाँ पे इस तरह से वेस्टेज हो रही है एनर्जी की, बिजली की, तो यह बहुत नुकसान हो रहा है, और अगर आपने सही साइज़ का कंप्रेसर लगाया होता, तो जितने पैसा आपका बिजली खपत होती गई उस बड़े साइज़ के कंप्रेसर को चलाने में, उससे ज़्यादा तो पैसा आपका उसको चलाने पे खर्च हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था आपका। जब मैंने उनको बताया तो उनकी समझ में आया, पर उसने बोला ऐसा कैसे। तो मैंने उसको बताया कि जो आप कर रहे हो वैसे ही है कि आप पेट्रोल पंप पे गए, आप अपने टायर में हवा, कार के टायर में हवा भरवा रहे हो, वो लड़का टायर में हवा भर रहा है, लेकिन टायर में तो पंचर हो गया, उसके अंदर से हवा बाहर निकल रही है। तो उधर से बिजली की खपत हो रही है कंप्रेसर में दबाव पे हवा बनाने के लिए, इधर से हवा बाहर जा रही है। यही काम आप कर रहे हो कि इधर से कंप्रेसर चला के आप उच्च दबाव पे हवा बना रहे हो, और वो आपके टैंक में से छेद जो आपने बनाया उसमें से बाहर जा रही है। जब उनको समझ में आया, तो उन्होंने तुरंत उसके बारे में एक्शन लिया। अब मैं आपको एक और फैक्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें मेरे जो एक मित्र हैं उन्होंने मुझे बुलाया था। वहाँ पे मैंने देखा कि ये जो फैक्ट्री के मालिक थे, ये भी एक नॉन टेक्निकल पर्सन थे, लेकिन उनका जो बेटा था उसने इंजीनियरिंग करी थी, और वो नया नया इंजीनियरिंग करने के बाद उसको पता चला कि फॉरेन टूर में कि दूसरे देशों के अंदर तो ऑटोमेटिक प्लांट लगाए हुए हैं। तो उसने अपने पापा से बात की कि हमें भी ऑटोमेटिक प्लांट लगाना चाहिए। इस फैक्ट्री के अंदर वो लोग लोहे को पिघलाते थे, और पिघला के उसको मोल्डिंग करते थे, और फोर्जिंग करने के बाद में उसको इस्तेमाल करते थे अपनी फैक्ट्री के अंदर वॉशिंग मशीन की पुलीस बनाने के लिए। पुली बनती है जो वॉशिंग मशीन की, उसको बनाने के लिए। तो जब वो ये काम अपनी फैक्ट्री में कर रहे थे और ऑटोमेटिक प्लांट लगा दिया, तो उनके समझ में एक बात तो आ गई कि भाई जो पहली हम मशीनें थी हमारी फैक्ट्री में, जब मैनुअल प्लांट था, ऑटोमेटिक नहीं था,
तो जितनी मशीनें लगती थी जिसमें कंप्रेस्ड एयर जाती थी, अब उसके मुकाबले में आधी रह गई है। तो क्या हमारी कंप्रेसर जो हमने लगाया हुआ है अपनी फैक्ट्री के अंदर वो भी छोटे साइज़ का होना चाहिए? इस बारे में वो सोच रहे थे, लेकिन उनके विचार फैसला नहीं कर पा रहे थे। तो उस स्थिति में उन्होंने मुझसे बात की और मुझे उन्होंने बुलाया, तो मैंने जाके देखा। सारा कुछ चेक करने के बाद तो हमारी समझ में आया कि जो पहले का उनका कंप्रेसर चल रहा था उसमें 15 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई थी, और अगर वो उसको, क्योंकि मशीनें अब कम लग रही थी तो ऑटोमेटिक प्लांट लगने की वजह से, तो अब 15 की जगह पे 7.5 हॉर्स पावर वाली मोटर लगाने से भी कंप्रेसर चल जाता, मतलब छोटे कंप्रेसर से उनका काम चल जाता था। तो ऐसा करने से उनकी लाखों रुपए की बचत हो सकती थी। तो आपने देखा कि कैसे इसमें बचत हो सकती है। जब हम थोड़ा सा इस चीज़ को जान लें, पहले जो केस था उसके अंदर जो फैक्ट्री के मालिक थे वो एक कोई इंजीनियर नहीं थे, दूसरे केस के अंदर फैक्ट्री के मालिक फिर इंजीनियर नहीं थे, वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन थे, कॉमर्स की बैकग्राउंड से बीकॉम पास किया हुआ था दोनों ने। लेकिन जो दूसरे वाला केस है उसमें उनका बेटा इंजीनियर था, और उसने जो बोला, लेकिन वो उसको शक तो पड़ गया कि यहाँ वेस्टेज हो रही है, लेकिन उसको कैसे जानकारी लेनी है वो खुद समझ नहीं पा रहा था। पहले केस के अंदर क्या हुआ, वो जो लड़का नया नया इंजीनियर आया था वो इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि हालांकि थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग बात का, लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि और बड़े साइज़ का, इतने बड़े साइज़ का कंप्रेसर लगा दिया जाए, जिससे उस फैक्ट्री के अंदर इतनी वेस्टेज हो रही थी। तो इसके लिए सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको तीसरा केस बता रहा हूँ। ये एक फैक्ट्री थी दवाइयाँ बनाने की, और इसके अंदर जो फैक्ट्री थी इसमें करीब 15 इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियर, और फार्मासिस्ट थे, क्योंकि दवाई बनाने की फैक्ट्री है तो उसमें फार्मासिस्ट होते हैं। और इतने सारे इंजीनियर होने के बावजूद जब हम इस फैक्ट्री के अंदर एनर्जी ऑडिट करने के लिए गए, तो हमने देखा कि उनकी करीब 2/3 हवा जो थी वो हवा में लीक हो रही थी, लीकेज हो रही थी हवा की। तो ये तो बड़ी ख़राब बात थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जब मैंने उनसे इंजीनियरों से बोला तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने हमें बताया कि हम साबुन के अंदर, साबुन को पानी में घोल लेते हैं बाल्टी में लेके, और एक वर्कर जाता है, वो पूरी फैक्ट्री के अंदर जो लोहे की पाइप होती है जो कि पूरी फैक्ट्री में एक जगह से लेकर दूसरी फैक्ट्री के अंदर पूरे एरिया में पूरे में घूमती रहती हैं। वहाँ पे वो जाके साबुन ब्रश लेके साबुन वाला पानी उस पर घोल लगाता है और देखता है कि हवा के बुलबुले तो नहीं उठ रहे हैं। उससे पता चल जाता है अगर हवा के बुलबुले उठ रही है इसका मतलब वहाँ पे लीकेज है। तो ऐसा तो हम करते रहते हैं, तो लेकिन उसके बावजूद इतनी लीकेज हो रही है तो कैसे हुई। अब मैं आपको अपनी जो फीडबैक के ऊपर जो मैंने रिसर्च की थी, फीडबैक मैनेजमेंट पे दूसरों से जानकारी कैसे ली जाए उसकी जानकारी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। तो हुआ क्या कि मैंने उन लोगों को बोला, उनके इंजीनियर्स को, कि भाई देखो समझ में तो किसी के भी नहीं आ रहा क्या हुआ है, हम थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को बीच में छोड़ देते हैं, अब हम पहले खाना वाना खा लेते हैं फिर सोचेंगे क्या होगा। हम खाना खाने के लिए इस कमरे में, एक कमरे में बैठे थे जिसके अंदर जो दरवाज़ा था उसमें से बाहर से नज़र आ रहा था, छोटा सा उसमें शीशे का एक होल बनाया हुआ था बाहर से देखने के लिए, अंदर से बाहर देखने के लिए। तो चांस की बात है कि मेरा मुंह दरवाजे की तरफ था और मुझे बाहर से नज़र आ रहा था कि अंदर से, बाहर से कौन हमें देख रहा है। तो मैंने देखा कि एक आदमी आया जिसने हल्का सा अपना अंदर मुंह झांक के देखा, लेकिन जो मेरे साथ में चीफ इंजीनियर बैठे थे उन्होंने उसको बोला तुम वापस जाओ, उसको बाहर भेज दिया। उसके बाद 10-15 मिनट में फिर दोबारा वापस आया, फिर चीफ इंजीनियर ने उसको वापस भेज दिया। अब तीसरी बार वो आदमी अंदर आया, उसने दरवाज़ा खोला और वो अंदर आके खड़ा ही हो गया। लेकिन चीफ इंजीनियर ने उसको बोला भैया बाद में आना, अभी हम जरूरी बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला भी देखो मैं तो फीडबैक पे रिसर्च किया है, तो मैं तो जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ये आदमी कहना क्या चाहता है, उसकी बात तो सुन लें एक बार। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है सुन लो इसके बाद क्या कहना चाहता है। अब उसने बोला सर आप लोग पूरे प्लांट में घूम रहे हो और हवा की इतनी लीकेज है, सब कुछ आपको पता है, लेकिन आपने एक बात तो देखी नहीं, आप स्टोर रूम में तो गए नहीं। वहाँ तो आपने कभी आज तक ना तो आप साबुन के पानी से चेक किया, ना ही आपने अभी जाके इस बारे में सोच रहे हो। तो मैंने बोला कि भाई ये कैसा हो सकता है। कहने बोले साहब मुझे ये मालूम है कि मैं इस फैक्ट्री में 30 साल से सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूँ और मैं तब से इस फैक्ट्री को देख रहा हूँ, जबकि वो कमरा जिसमें आज स्टोर रूम है उसके अंदर स्टोर जो बना हुआ है, भंडारण गृह जो गृह बना हुआ है, उसके अंदर वास्तव में जो पहले था क्या था कि वहाँ पे काम होता था, प्रोडक्शन होती थी, दवाइयाँ बनती थी। बाद में फिर फैक्ट्री बड़ी होती चली गई तो उस कमरे के अंदर स्टोर बना दिया, उसके अंदर सामान रखना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे एक पाइप जा रहा था और पाइप के अंदर हो सकता है वहाँ पे लीकेज हो। अब मैंने उनको बोला भी चलो ये बात तो हो सकती है, जाके देखते हैं। जब हमने उस स्टोर रूम को खुलवाया तो धीरे धीरे वहाँ से सामान निकालने के बाद हमें आवाज़ आनी शुरू हो गई हवा के रिसाव की, लीकेज की। और बाद में जाके पता चला कि वहाँ पे जो जीआई का पाइप था, आज से 25-30 साल पहले जब उसको बंद किया गया था, मशीनों को वहाँ से हटाया गया था, तो वहाँ पे लोहे का एक प्लग लगा दिया गया था, गोल लोहे का एक चीज़ होता है जिसको स्क्रू करके टाइट कर देते हैं, वहाँ से फिर हवा का इस्तेमाल बंद हो जाता है। तो वो जो स्क्रू था वो धीरे धीरे गलता चला जा रहा था, वो गलने के बाद नीचे गिर गया होगा, नीचे गिरने के बाद वो ज़मीन पे गिरा पड़ा था और दुनिया भर की लीकेज वहीं से हो रही थी। 65% यानी कि करीब करीब 2/3 जो हवा की जो लीकेज थी वहाँ से हो रही थी। अब यहाँ तो बहुत सारे इंजीनियर थे, जानकारी किसी मिली सिक्योरिटी गार्ड से जो कि बिल्कुल अनपढ़ आदमी था, लेकिन हमने उसकी फीडबैक ली,
हमने उसकी बात सुनी, उसकी बात सुनने के कारण ही हमें पता चला कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो क्या होता, हम जो एज ए इंजीनियर हम लोग ऑडिट करने गए थे, हम लोग वापस आ जाते अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, और हम कहते भी ठीक है हमारा काम खत्म हो गया, हम तो जा रहे हैं। और वो फैक्ट्री वाले लोग परेशान होते रहते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो किसी कंसल्टेंट को बाहर से बुलाते, भैया आके देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको पैसे भी देते, लेकिन वो सब करने के बावजूद भी कुछ ना होता। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि जब हम वापस आ जाते अपने कंपनी के अंदर और कुछ काम कर रहे होते, तो एक सवाल हमारे दिमाग में हमेशा हमें परेशान करता रहता कि भाई पता नहीं क्या था लीकेज, वहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन जब हम वो पकड़ पाए उस बात को, तो हम तसल्ली से हो गया है। हम सब लोगों ने एक पार्टी की, देखो हम सब लोगों ने मिलके कितना अच्छा किया। और वो जो वर्कर था, जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसको हमने स्पेशल प्रोत्साहन दिलवाया कंपनी की तरफ से कि देखो इसने इतनी अच्छी बात बताई। लोग उसको बोल रहे थे तो पागल आदमी बेवकूफ़ वाली बातें करता है, लेकिन उसने इतनी अच्छी बात बताई। तो फीडबैक दूसरों से लेना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे जानकार लोग हैं, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे होटल हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने सबको यही बोलता हूँ कि आप अपने सिक्योरिटी गार्ड के पास, चौकीदार या जिसको भी आप एक जिम्मेदार आदमी की दे दीजिए, उसको एक डायरी कागज़ दे दीजिए या कागज़ पकड़ा दीजिए, एक पेन दे दीजिए। जो भी आदमी कुछ सुझाव देना चाहे, कुछ अपनी तरफ से कहना चाहे, वो उस पर लिख के रख सकता है। और हर महीने में 15 दिन में कुछ 2-4 लोगों की जिम्मेदारी लगा दीजिए, उन सुझावों को पढ़ें और देखें कि वहाँ पर क्या अच्छी चीज़ हमें मिल रही है। तो अब हम पहले केस में से लेसन जो हमें मिला, जो हमें शिक्षा मिली, वो क्या मिली कि जिस साइज़ की मशीन हमें चाहिए उससे बड़े साइज़ की मशीन मत खरीदो। अगर आपको 1.5 टन के कंप्रेसर से काम चल सकता है, तो आप एयर कंडीशनर से काम चल सकता है, सॉरी, तो आप 2 टन का वो मत खरीदो एयर कंडीशनर। अगर आपको छोटे साइज़ के फ्रिज से काम चल सकता है, तो बड़े साइज़ का फ्रिज मत खरीदो। अगर आपको छोटी गाड़ी से काम चल सकता है, तो बड़ी गाड़ी मत खरीदो। यानी कि जितनी चाहिए उतना ओवर साइज, बड़े साइज की चीज़ लेने के लिए आप ज़्यादा ऊर्जा की खपत करोगे। तो एक तो ये हमें पहले केस में पता चला। दूसरे केस में हमें ये पता चला कि अगर आप किसी प्लांट में कुछ चेंज कर दिया, आपने कुछ मशीन में बदलाव किया, कुछ घर के अंदर बदलाव किया, मान लीजिए आपके घर में पहले 4 कमरे थे, 4 की जगह आपने 6 कर दिए, कुछ भी बदलाव हुआ, चाहे फैक्ट्री के अंदर आपने मैनुअल की जगह पे जो साधारण आपका प्लांट था उसकी जगह ऑटोमेटिक प्लांट लगा दिया, तो ये सब चीज़ें करने से अगर कुछ बदलाव आया है, तो आपको देख लेना चाहिए कि आपकी ऊर्जा की खपत पहले कितनी थी, अब कितनी है, और क्या हम ऊर्जा की खपत सही तरीके से देख के कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और तीसरे केस के अंदर हमने क्या पाया कि वो टेस्टिंग करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल कर रहे थे वो गलत था। वो साबुन के पानी के घोल से पूरी फैक्ट्री में चेकिंग कर रहे थे, जबकि हमने जब जाके चेकिंग किया तो हमने किससे किया, कंप्रेस्ड एयर लीकेज कैसे हुई उसको हमने चेक किया। ये टेस्ट करने का एक टेक्निकल तरीका है जो कि साधारण वे में साधारण तरीके से करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसको टेक्निकल लोग, इंजीनियर लोग ही कर पाते हैं। इसकी जानकारी आप चाहें तो मैं आपको, आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं, जो वीडियो की डिटेल में दिया गया, मैं आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकता हूँ। तो ये हमें 3 शिक्षा मिली इन केसेस से, और ये सब शिक्षाएं जो हमें मिली हैं, इनके साथ में अभी हम थोड़ा सा एक इस वीडियो के दूसरे भाग में चले जाएंगे। उससे पहले मैं एक आपको चीज़ और बता देता हूँ कि नॉर्मली ये पाया गया है साधारणतया कि हमारे घरों के अंदर करीब करीब 20 से 30% ज़्यादा बिजली की खपत होती है। और उसका मुख्य कारण ये होता है कि अगर हमारे घर के अंदर बिजली लाइटें हैं तो हम फालतू लाइटें जला के रखते हैं। आपका काम रात के टाइम किसी कमरे में 5 या 7 या 9 वॉट के बल्ब से भी, एलईडी बल्ब से भी काम चल सकता है, लेकिन या तो आप उसमें 100 वाट का बल्ब लगा के रखेंगे या फिर आप ट्यूबलाइट को हमेशा ऑन करके रखेंगे। अगर आप उस कमरे में कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत है, तो हमेशा ट्यूबलाइट को ऑन करने की क्या ज़रूरत है, 100 वाट का बल्ब लगाने की क्या ज़रूरत है, जब आपके पास में एलईडी बल्ब है। एलईडी बल्ब तो मुश्किल से 9 वाट में वही काम कर देता है, तो 100 वाट का बल्ब ही इस्तेमाल करता है, तो वो सारा पैसा ही तो खर्च हो रहा है आपका ऊर्जा को खरीद करने के लिए। तो ये सारी जो हमारी वेस्टेजेस हो रही हैं, इनको हम बचा सकते हैं घरों के अंदर। तो आपके घर के अंदर मैंने आपको और भी बहुत सारे केसेस बताए, आपके घर के अंदर, आपकी फैक्ट्री में, आपके आसपास रोजमर्रा में, आपको जब आप गाड़ियाँ चला रहे हैं तब भी आप बहुत अच्छी तरीके से सेविंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बाजार में कोई सामान खरीदने जाना है, तो आप पहली बार में अगर कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, फिर दूसरी बार कुछ और खरीदने जा रहे हैं, फिर तीसरी बार कुछ और खरीदने जा रहे हैं, अगर आप उन तीनों कामों को इकट्ठा करके एक ही बार में जाएँ तो आप उस ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। आपको बिना ज़रूरत के इतनी ऊर्जा की खपत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अच्छी सेविंग हो सकती है। इसी तरीके से अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और आगे कहीं ब्रेकर है, तो ब्रेकर आने से पहले ही आप थोड़ा पहले ही ब्रेक लगानी शुरू कर देंगे, तो आपको आपका जो फ्यूल है वो बच जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए रेड लाइट है, जब आपको पता है कि रेड लाइट है, आ गई है, तो रेड लाइट से पहले ही आप गाड़ी को ब्रेक लगा सकते हैं, ताकि आपका जो ज़्यादा फ्यूल जा रहा था, आपका एक्सेलेरेटर पे भी दबाव कम पड़ जाएगा, तो ज़्यादा फ्यूल जो आपका जा रहा था वो जाना बंद हो जाएगा। तो ज़्यादा फ्यूल जब जाना बंद हो जाएगा तो आपकी
पेट्रोल डीजल जो भी आपका बचत हो रही है वो हो जाएगा। तो मैंने आपको घर के भी एग्जांपल कुछ साधारण साधारण केस बताए, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। आप थोड़ा थोड़ा और सोचोगे, थोड़ा थोड़ा और ध्यान लगाओगे, अपने आसपास जो भी ऊर्जा की खपत हो रही है उसके बारे में ध्यान दोगे, सोचोगे, सोचे सोचे आपको और नई नई चीज़ें पता चलेंगी। तो अभी हम अपने इस वीडियो के दूसरे भाग में चले जाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत, आप मेरा दूसरा भाग भी जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर राकेश जैन। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।